राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि और मेडल। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में करोड़ों रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहा देश। एसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कई दिनों तक हंगामे के बाद आज सुचारू रूप से चल रहा है विधानसभा। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। और रांची में खेले गए खेलो इंडिया सीनियर नेशनल विमेन वुशु लीग में झारखंड ने जीते 4 पदक। मणिपुर पहले, राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में छात्रों को मेडल और उपाधि प्रदान किया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र के विकास में युवाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति के रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी आगवानी की। I now request Mr. Utpal from the Master of Technology program to please come forward and receive his medal. प्रिय विद्यार्थियों, आपके कैंपस के पास से ही स्वर्णरेखा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के जल सेवन मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। ऐसी भूमि और नदी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् हि बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। आप सबको जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करना है, जहां वास्तव में आपकी बुद्धि और कौशल का आपको उपयोग करना होगा और विभिन्न समस्याओं के हल खोजने भी होंगे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारी महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज तूतीकोरिन में 17,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहा है, जिसमें तमिलनाडु की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की खामियां गिनाते हुए तमिलनाडु वासियों को सभी क्षेत्रों में विकास का भरोसा दिलाया। Stones laid, these projects are an important part of the roadmap for a developed India. One can also see the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat in these developments. These projects may be in Thoothukudi, but they will also give momentum
to development in many places across India. तमिलनाडु दौरे के बाद आज शाम प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए की अधिक की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ये परियोजनाएं जो है वो रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित है, जो आगे आने वाले समय में लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। वहीं साथ ही पीएम किसान निधि के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त भी आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत दूसरी और तीसरी किस्त भी आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में किस्त जारी करेंगे, जिसका फायदा पूरे देश भर के किसानों को मिलेगा और साथ ही 5.5 लाख महिला एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की भी प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड के जरिए लोग स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मोदी आवास घर कुल योजना का भी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे महाराष्ट्र में। धनबाद में 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। प्रधानमंत्री यहां सिंदरी हर्ल कारखाना का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही बरवा अड्डा स्थित हवाई अड्डे पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने वरीय अधिकारियों के साथ सिंदरी में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। से बड़ी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आए हैं, सचिव जी आए हैं, सब लोगों ने मिल करके और डीसी साहब, एसपी साहब वगैरह के साथ जोनल आईजी, डीआईजी वगैरह सब लोगों ने उसको स्थल निरीक्षण किया है और जो भी कोई मतलब डेपुटेशन में देखा है कहाँ पर कितने ऑफिसर्स, कहाँ कितने फोर्सेज लगेंगे, उस सबका समीक्षा की गई है। उसके अलावा जो फैक्ट्री के अंदर है, कहाँ बैठने की सिस्टम है, कहाँ किस तरीके से जो प्रदर्शनी वगैरह वो भी देखी गई थी। तो अभी सब काम चल रहे हैं और अभी तक सब संतोषप्रद है। उसी के क्रम में यहाँ पर भी आकर के देख रहे हैं कि किस तरह से डेपुटेशन होगा और यहाँ पर भी किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। प्रधानमंत्री के धनबाद दौरे को लेकर कोडरमा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का धनबाद दौरा नेताओं और कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करेगा। दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आगमन का, और ये अब लोगों की जो इंतजार था 1 तारीख को लोग ये पूरा होगा और काफी उत्साहित है। हजार की संख्या में कोडरमा लोकसभा से भी लोग धनबाद जा रहे हैं और आज लोग ऐसे भी लोग लगातार 10 वर्षों से जिस तरह भारत सरकार के अंदर जो काम हुए हैं कोई भी क्षेत्र अधूरा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष द्वारा कई दिनों तक हंगामा किए जाने के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रहा है। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने प्रश्नकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की मांग उठाई। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि बाघमारा में पहले से अंगीभूत महाविद्यालय मौजूद है, इसलिए नया महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार का नहीं है। श्री ढुल्लू महतो ने अवैध माइनिंग का भी मामला उठाया और सदन की विशेष कमेटी से जांच कराने की मांग की। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा होगी। अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब लोगों का दब के जान जाना, और इससे प्रश्न पूछिए, लोग बच जाए तो इससे अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एसएसपी अभी आया, अभी कोई कोयला चोरी नहीं, कोई मर्डर नहीं, किसी को फोन से धमकी नहीं आना, किसी पर गोली नहीं चलना, फिर कैसे बंद हो गया अध्यक्ष महोदय? और उनके नेतृत्व में जब इतना बड़ा घटना हुआ वो बच जाए अध्यक्ष महोदय, तो क्रिमिनल का मनोबल उच्च होगा। वो वर्दी पहनकर क्रिमिनल था, शुद्ध रूप से क्रिमिनल था, उसको कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आग्रह करना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को सदन से खेद व्यक्त करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, माफी मांगनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए कि जो इतने बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर है और इस तरह से अगर इस तरह का आचरण करेंगे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो क्या समझा जाएगा इसमें? इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो सदन में खेद व्यक्त करे और माफी मांगे अध्यक्ष महोदय, माफी मांगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ कौशल रथ को रवाना किया। इस रथ में 25 लैपटॉप लगाए गए हैं। यह रथ जिले के युवाओं को हुनर बनाने के साथ साथ डिजिटल शिक्षा की दिशा में बेसिक रूप से प्रशिक्षित करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल कस्टमाइज ये रथ है और इसके माध्यम से जो हमारे बच्चे जिसके अंदर कौशल है,
हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कौशल है, उसको आगे बढ़ाने में उसको स्किलिंग के लिए ये किया गया है कि उसको प्रशिक्षण देकर उसको रोजगारोन्मुखी बनाना। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रोसाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग शुरू की गई है, जो 3 मार्च तक चलेगा। उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान प्रोसाइडिंग ऑफिसर से मतदान के लिए फॉर्म भी भराया जाएगा। जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म भरेंगे वे पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे। हम लोगों के जिले में जो हमारे कार्मिक कोषांग के और ट्रेनिंग कोषांग के नोडल हैं DRDA डायरेक्टर साहब, उनके अध्यक्षता में हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं पूरा ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 हैं, सबको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से और फेज्ड मैनर में 27 तारीख से 2-3 तारीख तक ट्रेनिंग देंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चंद्र किशोर उरांव को नागरिक सुरक्षा आयुक्त और अक्षय कुमार सिंह को जेपीएससी का सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं समेकित जनजाति विकास अभिकरण साहेबगंज के परियोजना निदेशक सुनील कुमार सिंह को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि नीतीश कुमार सिंह को अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को रांची का ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि सुमित कुमार अग्रवाल को रांची का यातायात पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार का उपयोग बताना है। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया। अभियान ये जो है वो 6 मार्च तक जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को अपनी आवाज उठाने के अनुरोध के साथ वोट करने का भी आग्रह किया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूक अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री का युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से वोट करने का आह्वान भी है। इधर शुभेंदु राज घोष की फिल्म कुसुम का ब्याह का कल जमशेदपुर के एक सिनेमा हॉल में स्पेशल स्क्रीनिंग किया गया। इस अवसर पर श्री घोष ने कहा कि फिल्म की पृष्ठभूमि में लॉकडाउन को दर्शाया गया है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश हांसदा ने कहा कि कला हमारे खून में है, जिसे बचाना जरूरी है। यदि इस कला को जिंदा रखना है, सिनेमा को जिंदा रखना है, आज ऐसे ही सिनेमा हॉल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सिनेमा की लागतें बढ़ रही है। उस परिस्थिति में हमें इन सब चीज़ों को राज्य सरकार का मदद मिलने से कई कलाकार, सिनेमा निर्देशक, कैमरामैन, लाइटमैन, कई लोगों का रोजगार और सबसे बड़ा बात है टूरिज्म, अब पूरा देश के पैमाने में झारखंड आगे बढ़ता, लेकिन आज ये पेश हो रहा है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सिमडेगा जिले में अवैध देशी शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला किया। घटना में जलडेगा थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह और एक सिपाही महेश कुमार घायल हो गए। घटना जलडेगा थाना क्षेत्र के लुम्बई साप्ताहिक बाजार की है। लोहरदगा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। साथ ही झारखंड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वीडियो सभी मतदाताओं से सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करने की अपील की गई। दुमका जिले स्थित मसलिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर सनकी व्यक्ति ने एक लड़के और उसकी मां के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में मां बेटी आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गईं। दोनों को दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन दोनों का इलाज किया जा रहा है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत संचालित योजनाओं को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद रोजगार सेवक ने मनरेगा के तहत संचालित और क्रियान्वित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और एसीएमओ डॉक्टर शशि जायसवाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने विभिन्न सरकारी विद्यालयों में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य पदार्थों का सैंपल एकत्रित किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
कोडरमा जिला परिषद बोर्ड की बैठक बोर्ड के अध्यक्ष रामधन यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतुराज, जीप उपाध्यक्ष निर्मला देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में पूर्व में बोर्ड में पारित निर्णय और कार्यवाही का अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के 2 गांवों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पकड़ी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर जनमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा और अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो इलाके से वाहन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चंद्रावती सारू की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी की नई जिला शिक्षा अधीक्षक अपरूपा पाल चौधरी का उनके कार्यालय में स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने निवर्तमान डीएससी प्रवीण रंजन को विदाई दी। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आगामी 2 मार्च से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 2, 3 और 4 मार्च को कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर गढ़वा में कल तेज आंधी और पानी ने कहर बरपाया। जिला व्यवहार न्यायालय के समीप एक पेड़ गिर गया, जिससे काफी देर तक यातायात बाधित हुआ और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जाने वाली बसों के यात्री घंटों फंसे रहे। आंधी पानी के कारण शहर की विद्युत व्यवस्था आपूर्ति भी बंद करा दी गई, जिससे आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। और बात कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में सुदूर जल क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर सब्सिडी पर कम से कम 25 साल की रोक लगाने की मांग की। उसका कहना है कि इस प्रकार के समर्थन वाले उपायों से पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यूटीओ में मत्स्य सब्सिडी पर एक सत्र में भारत ने यह भी कहा कि घरेलू मछुआरे मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करते हैं और क्षेत्र पर किसी भी समझौते में मछली पकड़ने वाले समुदाय के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एनसीएलटी ने निवेशकों की याचिका पर बायजूस को 3 दिन के भीतर लिखित जवाब देने के लिए कहा और अपने आदेश को अब सुरक्षित रखा है। देश में बेवजह टोल वाली सड़कों की संख्या में विस्तार और फास्टैग यूजर्स की संख्या बढ़ने से टोल कलेक्शन में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान टोल कलेक्शन में 62,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। वाहन विनिर्माता कंपनी स्कोडा भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी खंड में कदम रखने और बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर आने की योजना पर काम कर रही है। हाल ही में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। रांची के खेलगांव में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर नेशनल विमेन वुशु लीग कल संपन्न हो गया। इस लीग में झारखंड के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। झारखंड की ओर से आस्था उरांव ने स्वर्ण, प्रिया गाड़ी ने सिल्वर, जबकि सोनाली और अनुश्री ने कांस्य पदक जीता है। इससे इस विमेन लीग में 11 पदक जीतकर मणिपुर पहले, 7 पदक के साथ राजस्थान दूसरे और 5 पदक जीतकर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय तैराक हरियाणा फास्ट एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पे नाम कर लिया। उन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में 1 मिनट 49.72 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान प्राप्त किया। ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने दुबई ड्यू फ्री टूर्नामेंट में कनाडा के टेनिस शपोवालोव को 3 सेटों में 4-6, 7-6, 6-3 से हरा दिया। ये हार्ड कोर्ट पर उनकी टूर स्तर की 500वीं जीत रही। वो ऐसा करने वाले 5 खिलाड़ी हैं। प्रीमियर लीग के फाइनेंशियल नियम तोड़ने के आरोप में एवर्टन फुटबॉल क्लब पर लगाई गई पेनल्टी में कटौती की गई। ये पेनल्टी 10 से घटाकर 6 अंक की कर दी गई है। ब्रेंडन मैकलम का कहना है कि शोएब बशीर को काउंटी क्रिकेट में पर्याप्त मौके दिए जाने चाहिए। शोएब बशीर ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि जब जैक ग्रिलिश के प्रदर्शन में सुधार होगा तो उनकी स्टार्टिंग लाइनअप वापसी हो जाएगी। ग्रिलिश ने इस सीजन में सिर्फ 19 मैच खेले हैं। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 6 से 12 मार्च तक यूएई के शारजाह में होने वाले डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या DICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। भारतीय टीम की जर्सी का कल नई दिल्ली में अनावरण किया गया। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 6 मार्च से 12 मार्च तक यूएई के शारजाह में होने वाले डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम की जर्सी का नई दिल्ली के प्रेस क्लब में अनावरण किया गया। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में माना जा रहा है। इस बार के विश्व कप में 6 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं।
Deaf Cricket Society recently had an inter-school match in Delhi. And they are now promoting through Deaf Cricket Society. They still have that NGO, and they're going to the grassroots and they're going to the schools. So I think it's a long-term vision, but it's all credit goes to him and his team. He's a very able team. They're all hearing impaired, but they can communicate better than you and me. All the matches, whatever is going to come, we are going to show a tremendous capability of our cricket players, and this is how we want to show and convey to our mainstream players that please see, come, appreciate, and take them as a part of you. टीम ने 2022 के DICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। भारतीय टीम की तैयारियों के लिए दिल्ली में कैंप भी चलाया जा रहा है। कैंप में खिलाड़ी दूधिया रोशनी में खेलने का अभ्यास कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के सभी मैच दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे। भारतीय कोच ने टीम की तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन से खिलाड़ियों की किस्मत बदल सकती है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला अभी से चर्चाओं में बना हुआ है। 2022 में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, हमारी टीम अच्छा खेली थी। इस बार भी हमने पूरी टीम एक अच्छा बनाया बैलेंस के हिसाब से। और देखो पाकिस्तान तो आपको पता ही है, जैसे उनके बॉलर हैं, जैसे लेफ्ट आर्म ज्यादा अच्छे होते हैं। हमने उस पर भी वर्कआउट करा अपनी टीम को, तो ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर पे बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आई होप इंडिया पाकिस्तान हमेशा जो फाइट वाला मैच रहता है वैसे ही रहेगा। एक बार कैंप जो लगाया था इसी सिचुएशन के हिसाब से लगाया था, और हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा काफी अच्छे बच्चे हैं, और सभी की स्पीड बहुत अच्छी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पॉलीमेट्रिक बहुत अच्छी है। डिफरेंट वर्क हम लोगों ने किया है, बैट्समैन पे, बॉलर पे, विकेट कीपर पे। तो आई होप इंडिया के लिए हम जीत करके ही आएंगे। इस बार टीम की कमान वीरेंद्र सिंह के हाथों में है और उनका मानना है कि भले ही रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाया, लेकिन उनकी टीम इस बार देशवासियों के सपनों को पूरा करने में जरूर कामयाब होगी और डेफ विश्व कप का खिताब जीत कर लौटेगी। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि और मेडल। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में करोड़ों रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहा देश। SSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कई दिनों तक हंगामे के बाद आज सुचारू रूप से चल रहा है विधानसभा। भोजनावकाश के बाद बजट पर होगी चर्चा। और रांची में खेले गए खेलो इंडिया सीनियर नेशनल विमेन वुशु लीग में झारखंड ने जीते 4 पदक। मणिपुर पहले, राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा।